Hello students, Namaste. How are you? Okay. Our chapter 2 solution is going on. In this chapter we study about the concentration of solution. How we measure the concentration of solution? The concentrations are of many types. We study here three types of concentrations. Which concentrations are studied here? That देखो concentration that concentration which are you study three types. आप यहाँ पर थ्री टाइप की कंसंट्रेशन स्टडी कर चुके हो. फर्स्ट थी मास परसेंटेज. सॉल्यूशन में तीन प्रकार की कंसंट्रेशन को हम पढ़ चुके हैं, जिनमें पहली हमने पढ़ी थी मास परसेंटेज, और दूसरी थी वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरी थी मास वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज और थर्ड थी मास वॉल्यूम परसेंटेज. ये तीनों के तीनों कंसंट्रेशन हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं. अब इसमें आपको ध्यान होगा कि मास परसेंटेज के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था. बोलो, ध्यान हो तो. मास परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था मास परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. किस में लेना है आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट? ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को भी किस में लेना था आपको? ग्राम में, इंटू 100. ये फॉर्मूला आपने निकाला था किसके लिए? मास परसेंटेज के लिए. किसके लिए? मास परसेंटेज के लिए आपने फॉर्मूला लगा था. और इसको जब हमने खोला था, ओपन किया था इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर क्या आया था बताओ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब ग्राम में, प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है सॉल्यूशन जो आप फॉर्म करने वाले हो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये तो मास परसेंटेज के लिए आपने यूज़ किया था. वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया था बताओ? मास की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? अब वॉल्यूम यूज करेंगे. मास की जगह क्या यूज़ करना है आपको? ओनली वॉल्यूम यूज़ करना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे नोट कर देंगे हम, क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्योंकि ये सब के सब किस में थे? मिलीलीटर में. किस में लेने थे? मिलीलीटर में. ठीक है ना. अब इसमें यहाँ पर आप लोग इसको कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे खोल सकते हो? बिल्कुल सेम इसी की तरह, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. आप इसको अगेन लिख सकते हो. और आपने जो थर्ड कंसंट्रेशन पढ़ी थी, उस थर्ड कंसंट्रेशन में आपने मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी? थर्ड मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन. और इस मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन के अंदर आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, वो फॉर्मूला क्या था बताओ? मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट की अमाउंट किस में लेनी थी आपको? यहाँ पर ग्राम में. और वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को किस में लेना था, ml में इंटू 100। ये यूज़ किया था ना यहाँ पर मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। याद करो पिछले वीडियो में आपने ये फॉर्मूलेस यूज़ किए थे, पिछले वीडियो में आपने ये फॉर्मूले यूज़ किए थे, ठीक है ना। तो इसको डिनोट किससे किया था, स्मॉल w बाई कैपिटल W, स्मॉल w बाई कैपिटल W। और वॉल्यूम परसेंटेज को किससे डिनोट किया था, स्मॉल बाई कैपिटल B। और मास वॉल्यूम परसेंटेज को W बाई V। परसेंटेज क्या फॉर्मूला था, वहाँ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है आपको, ग्राम में, क्योंकि मास है ये, और ये वॉल्यूम लेना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स की परसेंटेज आपने कंसंट्रेशन के लिए प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे। इनके लिए हमने फॉर्मूलाज निकाले थे और इन फॉर्मूलों से हमने कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था और आपने वो न्यूमेरिकल्स ईजी वे में किए थे, ठीक है ना। कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी थे न्यूमेरिकल, सभी अच्छे थे। अब आज हम नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन है उनको यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, इनको यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हम स्टडी कर रहे हैं आज कौन सी कंसंट्रेशन है हमारी, 4th नंबर की मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रिक्शन को हम इस तरह से x बनाकर डिनोट करते हैं। समझ लो x कैसे बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह से x बनाएंगे और उससे आप मोल फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी भाई साहब, मोल फ्रिक्शन की, कि मोल फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखो आप कोई भी सॉल्यूशन लें और उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपने सॉल्यूट किए, सॉल्युबल किए हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है ना। अब उस सॉल्यूशन के जो टोटल कंपोनेंट है उनका टोटल मोल पता लग जाएगा हमको, और टोटल मोल में से हम एक कंपोनेंट का मोल निकालेंगे तो मोल ऑफ कंपोनेंट में टोटल मोल्स का डिवाइड कर देंगे तो हमें उस कंपोनेंट के मोल्स प्राप्त हो जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि सॉल्यूशन के मिक्सचर में टोटल कंपाउंड्स के जो मोल्स प्रेजेंट हैं उस मोल्स में किसका, उस मोल्स का डिवाइड किसके साथ करेंगे, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रिक्शन ऑब्टेन करना है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन हमको अगर निकालना है, किसी भी, जैसे देखो फिर से दोबारा से कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है ना। इसके अंदर आपने A, B, C ये कंपोनेंट्स इसके अंदर मिक्स कर दिए, ठीक है ना। अब इनके जितने भी मोल आपने लिए थे वो सब के सब इस केस में मिक्स कर दिए, इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिए, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर मोल फ्रिक्शन निकालना है। अब मोल फ्रिक्शन के लिए क्या करेंगे हम, मोल फ्रिक्शन के लिए क्या करेंगे कि इनमें से किसी भी एक कंपाउंड का मोल ले लेंगे और उस कंपाउंड के मोल में जो सॉल्यूशन के टोटल मोल हैं उनका उसके अंदर डिवाइड कर देंगे। तो मिक्सर के टोटल मोल्स और कंपोनेंट के मोल्स, इनका जो डिवाइड होगा वही क्या कहलाता है, मोल फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है ना। चलो इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, मोल फ्रिक्शन इज रेशो ऑफ मोल फ्रिक्शन इज रेशो ऑफ मोल
रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट दैट present in mixture एंड मोल फ्रिक्शन का आपको रेशो निकालना है, तो आपको क्या ले लिया, कंपोनेंट जो उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट थे उनके मोल ले लिए। अब इसमें क्या करना है, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर components in mixture, total moles of component in mixture। ये जो रेशो हो गया, अब देखो मिक्सचर के टोटल कंपोनेंट का मोल्स ले लिया, ठीक है ना, और एक जगह आपने क्या ले लिया, मोल ऑफ कंपोनेंट ले लिया। तो कंपोनेंट के मोल में आप टोटल मोल का डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रिक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, मोल फ्रिक्शन मिल जाएगा। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एक्स से। किससे डिनोट करेंगे बेटा, इसको हम एक्स से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, मोल फ्रिक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। आपने कंपोनेंट के मोल ले लिए और उसका रेशो निकाल देते हैं, किससे, उस सॉल्यूशन के मिक्सचर में जितने भी मोल्स हैं उन सब का डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया, मोल फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम मोल फ्रिक्शन के लिए क्या करें कि एक बाइनरी सॉल्यूशन मान लें, हम क्या मान लें, एक बाइनरी सॉल्यूशन लें, और बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट सॉल्युबल होंगे, दो। भाई बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट सॉल्युबल हैं, टर्सरी का सॉल्यूशन है तो 3 कंपोनेंट, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन है तो 4 कंपोनेंट सॉल्युबल हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, इन ए बाइनरी मिक्सचर, इन ए बाइनरी मिक्सचर द नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट ए एंड बी, द नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट ए एंड बी, यानी कि 2 कंपोनेंट ले लिए ए और बी। अब ए के टोटल मोल्स कितने होंगे और बी के टोटल मोल्स कितने होंगे, ये हमको बताना है, ठीक है ना। आर देखो, ए के मोल को हम डिनोट कर रहे हैं एन ए, और बी के मोल के डिनोट कर रहे हैं हम एन बी। बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर के अंदर आपने 2 कंपोनेंट लिए ए और बी, और ए के टोटल मोल कितने गए, एन ए, और बी के टोटल मोल कितने गए, एन बी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, मैं अलग से नोट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है ना। देन मोल्स ऑफ ए इक्वल टू एन ए, और मोल्स ऑफ बी इक्वल टू एन बी। अब ठीक है,
दोनों के अलग अलग मोल निकाल दिए हमने। अब बताओ इस बाइनरी मिक्सचर के टोटल मोल कितने के? टोटल मोल्स कितने होंगे? दोनों ने जोड़ देंगे Na प्लस Nb, दोनों कंपोनेंट के जो मोल हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल मोल आ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब आपको अगर A का कंपोनेंट A का मोल फ्रिक्शन निकालना है, अगर हमको कंपोनेंट A का मोल फ्रिक्शन निकालना है तो कंपोनेंट A का मोल फ्रिक्शन किस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे? तो देखो मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रिक्शन ऑफ A इक्वल टू, अब देखो A के टोटल मोल, कंपोनेंट A के टोटल मोल ले लो। यही आपने क्या कहा है? डेफिनेशन में कहा है भाई रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कौन है गो? A है गो। तो A के मोल और A के मोल में टोटल मोल का डिवाइड कर दो तो आपको A का मोल फ्रिक्शन आ जाएगा। समझ में आ रही एक बात ना आ रही? अगर हमको कंपोनेंट A के मोल फ्रिक्शन निकालना है तो देखो आपने डेफिनेशन में जो दिया है रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, रेशो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, तो A के मोल कितने के हैं? Na, रेशो करना है, डिवाइडेड करना है दैट प्रेजेंट इन मिक्सचर एंड टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब टोटल मोल्स कितने के बेटा? Na प्लस Nb, ये टोटल मोल हो गए। आगे बात समझ में। अब इसी तरह से आप B का मोल फ्रिक्शन निकाल दो। मोल फ्रिक्शन ऑफ B इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो मैं यहाँ पर टोटल मोल फ्रिक्शन निकालूं तो कितना आएगा? टोटल मोल फ्रिक्शन, टोटल मोल फ्रिक्शन के लिए मुझे ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे, दोनों जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? मेरे पास वैल्यू आती है, देखो ये तो मोल फ्रिक्शन A का हो गया, इसको मैं डिनोट कर सकता था किससे? XA से कर सकता था ना। और ये मोल फ्रिक्शन किसका आ गया? B का, इसको डिनोट कर सकता था मैं किससे? XB से। और टोटल मोल फ्रिक्शन को किससे दिखाऊंगा मैं? XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये टोटल मोल फ्रिक्शन आ गया। टोटल मोल फ्रिक्शन कितना आ गया? XA प्लस XB इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप डेफिनेशन को ध्यान से देखिए कि जो कंपोनेंट आपने मिक्सचर में डाला है उसके मोल का रेशो निकालना है टोटल मोल्स के साथ जो उस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं कंपोनेंट, उन मतलब जितने भी पदार्थ मिक्सचर के अंदर उपस्थित हैं उन सभी पदार्थों का मोल्स, टोटल मोल, और जिस पदार्थ का आपको मोल निकालना है उसके मोल, और दोनों का क्या कर दो आप? अनुपात निकाल दो। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने मान लिया सॉल्यूशन या मिक्सचर कैसा था हमारे पास? बाइनरी था। बाइनरी मिक्सचर में हमने नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट A एंड B, A और B के लिए कंपोनेंट दो मान लिए A और B के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। मोल्स ऑफ A Na, मोल्स ऑफ B Nb, ये टोटल मोल हो गए A के, ये टोटल मोल हो गए B के। अब देखो अब इस बाइनरी मिक्सचर के अंदर टोटल मोल कितने हैं? बाइनरी मिक्सचर के अंदर टोटल मोल है Na प्लस Nb, दोनों को जोड़ देंगे। अब अगर हमने इस बाइनरी मिक्सचर के अंदर या टर्सरी मिक्सचर है या क्वाटरनरी मिक्सचर है, कोई सा भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से एक एक कंपोनेंट का हमको मोल फ्रिक्शन निकालना है। तो एक एक कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं A का, मोल फ्रिक्शन ऑफ A, तो A के मोल को डिवाइडेड कर देंगे टोटल मोल से।
यानी कि A के मोल और मिक्सचर के टोटल मोल दोनों का रेशो निकाल देंगे। अगर कंपोनेंट B का निकालना है तो B के मोल और टोटल मिक्सचर के मोल का रेशो निकाल देंगे। और इन रेशो जो हमने निकाले हैं, इनसे अगर हम उस बाइनरी मिक्सचर का टोटल मोल्स निकालना चाहें तो हमारे पास टोटल मोल्स कितना है, दोनों को जोड़ दो, XA और XB, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, इस तरह से जुड़ जाएंगे ना, Na प्लस NB प्लस NB, Na प्लस NB, लघुत्तम लिख जाएगा। लघुत्तम लेके आप इनको इजी वे में जोड़कर यही आप आंसर निकाल के लाने वाले हो। समझ में आ गई बात? तो ये टोटल मोल फ्रिक्शन हो गया बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टोटल मोल फ्रिक्शन कितना होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखो इसका न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमने मोल निकाले हैं एक एक कंपोनेंट के। आप फटाफट से इसको नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 16 ग्राम O2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम CO2 गैस। क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 44 ग्राम CO2 गैस। 44 ग्राम CO2 गैस के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 16 ग्राम। देन कैलकुलेट मोल फ्रिक्शन ऑफ बोथ गैस। देन कैलकुलेट मोल फ्रिक्शन ऑफ बोथ गैस। आपको दोनों गैसों का मोल फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है ना। तो दोनों गैसों का मोल फ्रिक्शन किस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे, तो देखो मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि गैसेस के मोल कितने प्रेजेंट हैं। अब किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल अगर ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल ऑब्टेन करना है तो कैसे ऑब्टेन करेंगे बताओ। जैसे अगर यहाँ पर सब्सटेंस मैंने मान लिया CO2, तो मुझे CO2 के मोल निकालने हैं, मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो CO2 के मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट, डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट। यानी कि जो भी सब्सटेंस आपके पास है और उसका आपको मोल निकालना है तो उस सब्सटेंस की ग्राम में अमाउंट दे रखी होगी और उस ग्राम में अमाउंट के अंदर आपको डिवाइड करना है उसी सब्सटेंस के मोलेकुलर वेट का। जैसे यहाँ पर मैंने CO2 लिया है तो CO2 के मेरे को मोल निकालने हैं, तो CO2 के मोल निकालने के लिए देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट कितनी है CO2 की 44 ग्राम, और CO2 के मोलेकुलर वेट का इसके अंदर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो CO2 के मोल आ जाएंगे। भाई मोल निकालने के लिए तो है, पदार्थ के मोल निकालना है आपको, तो क्या होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ये आपके पास फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करते हैं कि CO2 गैस के मोल कंसीडर करते हैं। तो देखो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ CO2। उसी सब्सटेंस का मोलेकुलर वेट लेना है। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो यहां पर अमाउंट ऑफ CO2 कितना है बताओ,
44 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है CO2 का? अरे निकाल लो CO2 का मोलिकुलर वेट। C का 12 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया? 12 प्लस 32 44 हो गया अपॉन 44 इक्वल टू 1। यानी कि CO2 के कितने मोल आ गए बेटा? 1 मोल आ गए। अब आप ऑक्सीजन के मोल निकाल लो। किसके मोल निकाल लो? ऑक्सीजन के मोल निकाल लो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है बताओ? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है 16। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 16। और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट यहाँ पर कितना है? O2 है ना, O का होता है 16। अगर O2 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया? 32। कितना आया? 1/2 इक्वल टू 0.5। ऑक्सीजन के मोल आ गए, ठीक है ना। अब बताओ टोटल मोल कितने के? टोटल मोल्स, ये आपका जो बाइनरी मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर कितने मोल है टोटल? 1 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.5। टोटल मोल कितने आ गए भाई साहब? 1.5। अब आपको ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल फ्रिक्शन ज्ञात करना है, मोल फ्रिक्शन निकालना है। तो देखो मोल फ्रिक्शन ऑफ CO2, ठीक है ना, या इसको मैं डिनोट कर सकता हूं XCO2 से, इक्वल टू, अब आप यहां पे फॉर्मूला लगाइए। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के मोल्स की संख्या में डिवाइड कर देंगे टोटल मोल का। यही तो फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। यही तो फॉर्मूला लगाया था ना। तो यही फॉर्मूला लगाओ आप, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ठीक है ना। अब बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं? 1। टोटल मोल कितने हैं? 1.5। कितना आया भाई? इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10/15 इक्वल टू 2/3 0.666 ये आएगा। CO2 के कितने मोल आ रहे हैं? मोल फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 0.666, ये इसका मोल फ्रिक्शन आ रहा है। अब ऑक्सीजन के मोल फ्रिक्शन निकालो। मोल फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं XO2 से, इक्वल टू क्या होगा बताओ? इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने मोल आए देखो? ऑक्सीजन के मोल बताओ? 0.5। 0.5 में डिवाइडेड कर दो 1.5 का, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 3 जा 15, तो 1/3 आ जाएगा। और ये कितना आ गया? 0.333। अब अगर आप अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल मोल्स को, टोटल जो मोल फ्रिक्शन होता है, मोल फ्रिक्शन को आप यहाँ पर निकालें, टोटल मोल फ्रिक्शन निकालो। तो टोटल मोल फ्रिक्शन हमारा 1 आना चाहिए, XA प्लस XB इक्वल टू 1। यही तो आया था ना हमारा फॉर्मूला। तो देखो आप निकालो, XCO2 प्लस XO2 दोनों को जोड़ दो, अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है ना, लगभग 1 ही तो आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे जाओ। तो ये आप मोल्स इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? आपने क्वेश्चन किया है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मोल फ्रिक्शन को ऑब्टेन किया है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने
अगर कोई भी सॉल्यूशन लिया है, कोई भी मिक्सचर लिया है, तो उसमें से एक कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट से और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चलो मोल फ्रिक्शन के लिए एक क्वेश्चन और करो। मैं एक क्वेश्चन दो रहा हूँ। इन 10% W/W sugar solution calculate the mole friction of sugar। ये क्वेश्चन है आपके पास। 10% W/W शुगर सॉल्यूशन के अंदर आपको शुगर का मोल फ्रिक्शन निकालना है। निकालिए शुगर का मोल फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो ध्यान से। अरे क्वेश्चन में क्या चीज़ पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान दो। ये क्या है, 10% W/W यानी कि मास परसेंटेज दे रखी है। और मास परसेंटेज मीन्स क्या होता है बताओ? मास परसेंटेज मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ग्राम सॉल्यूबल हैं वो उसका मास परसेंटेज होता है। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हैं। अब यहाँ पर इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे हमको पता चल रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूबल है। इससे हमको पता चल रहा है। मास परसेंटेज में जाके देखो वापस एक बार, ध्यान करो, आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 ग्राम, चलो मैं दोबारा से नोट कर लूँ, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन। समझ में आ रही है ना? 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम शुगर प्रेजेंट है? 10 ग्राम। कौन बता रहा है हमको? ये वाला रिलेशन बता रहा है हमको इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये मास परसेंटेज और मास परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ पर हम यही तो देखते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूबल है। तो यहाँ पर हमको पता लग रहा है 10% से कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर सॉल्यूट 10 ग्राम है, ध्यान दो, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट 10 ग्राम है तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा बताओ? अरे चीनी को घोलने के लिए, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत थी? पानी की। वाटर के अंदर ही तो ये 10 ग्राम शुगर को आपने डिजोल्व किया है। वाटर के अंदर ही तो डिजोल्व करेंगे तभी तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट तो 10 ग्राम है, अब सॉल्वेंट कितने का रहेगा? 90 ग्राम। रहे हो कि ना रहे हो? अगर 100 ग्राम में से 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम सॉल्वेंट बचो कि ना बचो? समझ में आ रही एक बात ना आ रही? तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कौन है भैया? यहाँ पे वाटर कितनी है बताओ? 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 ग्राम
90 ग्राम पानी में ही तो घुल रही है 10 ग्राम चीनी, ठीक है ना। अब आपको शुगर के मोल्स, कंपोनेंट के मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं ना, तो यहाँ पे निकालने हैं आपको मोल्स ऑफ शुगर। अब शुगर के मोल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपोनेंट के मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलिकुलर वेट से। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और इसको डिवाइड करना है हमको किससे, शुगर के मोलिकुलर वेट से, ठीक है ना। तो देखो अमाउंट ऑफ शुगर किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट किसका, शुगर का लेना है ना। शुगर को मोलिकुलर वेट बताओ, शुगर को फॉर्मूला C6H12O6, निकालो मोलिकुलर वेट 12 × 6 प्लस 1 × 12 इंटू प्लस 16 × 6 कितना हो गया, 12 छिक्की 72, 12 16 छिक्की कितना हो गया, अरे 6 × 36 96। अरे शुगर का C6 सॉरी शुगर का नहीं है तो ग्लूकोज का आ गया। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ये शुगर है। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, 144 प्लस 22 प्लस कितना आ गया ये 16 × 16 और 16 × 16 1 17। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बताओ, 8 4 12 और 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 342। शुगर का मोलिकुलर वेट कितना आ गया 342। अब निकालो आप मोल्स ऑफ शुगर 10/342। शुगर के मोल कितने आ गए 10/342। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रिक्शन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रिक्शन शुगर का निकालना है ना। अब मोल फ्रिक्शन के लिए आपको टोटल मोल और चाहिए ना, मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए हमको टोटल मोल चाहिए। अब टोटल मोल ये तो सॉलिड के आ गए मोल, अब सॉल्वेंट के देखो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। मोल्स ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर किस में, ग्राम में, डिवाइडेड कर दो मोलिकुलर वेट। अब अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है बताओ 90 ग्राम, 90 को डिवाइडेड कर दो, वाटर का मोलिकुलर वेट निकालो 18 होता है अपॉन 18 इक्वल टू कितना आया 5, कितना आया 5। अब निकालो टोटल मोल। अब टोटल मोल क्या हो जाएगा, शुगर के मोल और वाटर के मोल। शुगर के कितने के हैं, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। शुगर के कितने बताओ 10/342 प्लस 5, ये टोटल मोल आ गए आपके पास। समझ में आ रहा है, टोटल मोल आ गए। अब हमको मोल फ्रिक्शन किसका निकालना, शुगर का, शुगर का ही तो निकालना है मोल फ्रिक्शन। देखो मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन ऑफ शुगर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या करें बताओ,
शुगर का अगर आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ शुगर को डिवाइडेड कर दो किससे, टोटल मोल से, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। अब मोल ऑफ शुगर कितने हैं, मोल ऑफ शुगर हैं 10/342, ये आ गए ना। अब डिवाइडेड करो, टोटल मोल कितना है 10/342 + 5, ठीक है ना, यही तो है। आप सभी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, समझ में आ रही बात। इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है, इसका आंसर जो भी आएगा वो मोल फ्रिक्शन आ जाएगा किसका, शुगर का, और मुझे बताना कितना आंसर आए, कमेंट करके बताना है मुझे। मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं पर, समझ में आ रहा है ना। आराम से चेक कर लो, आराम से चेक कर लीजिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या निकालना है, मोल निकालने हैं। और मोल जो होते हैं वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स क्या होते हैं, उस सब्सटेंस की ग्राम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और उसको भाग दे दो किससे, उस पदार्थ के मोलिकुलर वेट से, तो आप उस पदार्थ के मोल निकाल सकते हो। इसी तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो नोट करो। अब देखो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है वो क्या है हमारी, मोलरिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी किसको बोलते हैं हम, तो देखो इसको डिफाइन कराऊं मैं, इसको डेफिनेशन देते हैं इसकी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, या डिजॉल्व लिखो प्रेजेंट की जगह, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं, वही उसकी मोलेलिटी कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। जैसे आपने अगर यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, ये 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, अब ये 1 लीटर पानी है, मैं तो ये माना हूँ 1 लीटर पानी है ये, और इस 1 लीटर पानी के अंदर आपने माना 10 ग्राम साल्ट डाल दिया, 10 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक है ना। अब ये 10 ग्राम नमक इसके अंदर इजी वे में डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। जब ये डिजॉल्व हो जाएगा तो अब अगर इस सॉल्यूशन की मोलरिटी आपसे पूछी जाए कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, ये जो अमाउंट सॉल्यूट की आपने इसके अंदर डिजॉल्व की है ये इसकी मोलरिटी को शो करती है। तो यहाँ की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। मोलरिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आप जिस सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो वो कितनी अमाउंट में आपने लिया है, उसके कितने मोल्स आपने लिए हैं। तो 10 ग्राम साल्ट के आप मोल बना लो, 10 ग्राम साल्ट के आप क्या बना सकते हो, मोल बना लो। कैसे मोल बनाएंगे, NaCl के मोल बनावे का जो फॉर्मूला क्या लेगी, पदार्थ का ग्राम में
मात्रा, अमाउंट ऑफ NaCl इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। इसके मोलिकुलर वेट का 10 में आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा यहाँ पर मोल, वही क्या मोल्स प्रेजेंट होंगे इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना? तो ये इसकी क्या कहलाती है? मोलरिटी कहलाती है। सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी? ये मोलरिटी। ठीक है ना? तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो मोलरिटी के लिए। मोलरिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लिखते हैं मोलरिटी इक्वल टू अमाउंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल कितने सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? एक लीटर। और वॉल्यूम किस में लेना है आपको? लीटर में। वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में लेना है आपको? लीटर में लेना है ना। अगर ये सॉल्यूट के ग्राम प्रेजेंट है और ये सॉल्यूशन आ जाए मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे बताओ? उसके लिए फिर क्या होगा? मोलरिटी। तो आप क्या लिखोगे उसके लिए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? मिलीलीटर में। तो या मिलीलीटर तो लीटर बनावे का जाए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है ना? तो देखो अगर या को हम यूनिट निकालें, मोलरिटी की अगर यूनिट निकालें तो क्या होगा? सॉल्यूट के मोल्स लिए ना, और सॉल्यूशन कितना है? लीटर। तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। यूनिट कहाँ निकल जाएगी आगे? मोल पर लीटर। अब ठीक है, ये सब सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालना मिलीलीटर के लीटर बनाने तो 100 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सॉरी इसके लिए, ठीक है ना? तो अब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया किसका? मोलिलिटी का। अब इस फॉर्मूले से चलो एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से पता लगेगा कि मोलरिटी कैसे हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपके पास 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 ml H2SO4 solution. Determine the molarity of H2SO4। आपको H2SO4 की मोलरिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना? और यहाँ पर चलो मैं आपको बता देता हूँ, मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है? 98। H2SO4 का मोलेकुलर वेट भी आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना? तो अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालनी है मोलरिटी किसकी? H2SO4 की। तो देखो निकालिए, कैसे निकालेंगे? अब देखो भाई साहब, सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन देखिए, आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 मिलीलीटर। और H2SO4 का मोलिकुलर वेट ऑफ
H2SO4 कितना है 98 है ना, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, मोलेलिटी निकालनी है और 4.9 ग्राम H2SO4 ये क्या है, अरे इसको सोचिए, H2SO4 जो 4.9 ग्राम प्रेजेंट है H2SO4 सॉल्यूशन में, तो इसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 4.9 ग्राम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई अब इसके हमको क्या बनाने, मोल बनाने, सॉल्यूट के हमको क्या बनाने, मोल बनाने। इसलिए मुझे यहाँ पर इसके मोलेकुलर वेट का डिवाइड करना पड़ेगा, मोलेकुलर वेट का क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डिवाइड इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किस में दे रखी है आपको, मिलीलीटर में, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा, 1000 दे करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा। चलो नोट करो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितनी है 4.9 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 98, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में 500 इंटू 1000, ठीक है ना। इससे सीधे सीधे ये 2 बार और 49 से ये 0.2 बार। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नीचे पॉइंट, नीचे आपको यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। इसकी 0 आएगी कि नहीं आएगी, नीचे यहाँ आएगी ना, इसकी एक 0 यहाँ पर नीचे आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा ना। इसकी 0 यहाँ नीचे आएगी तो ये यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी मेरे को। तो आपके पास यहाँ पर क्या नंबर आती है 1/10 इक्वल टू 0.1, क्या है आपको पास 0.1। और मोलरिटी की यूनिट आपको मैंने क्या बताई थी, मोलरिटी इक्वल टू, चलो मैं लिखता हूँ, मोलरिटी ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। मोलरिटी ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन, यही तो निकालना था आपको। H2SO4 की सॉल्यूशन के अंदर क्या निकालनी थी आपको, मोलरिटी। तो मोलरिटी कितने आ गए 0.1, 0.1, ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट को यहाँ पर मैंने डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर H2SO4 के मोल्स प्राप्त करने थे, और मोल्स प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2SO4 की जो ग्राम में अमाउंट दे रखे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, मोलिकुलर वेट से। समझ में आ गई बात। तो इसलिए यहाँ पर मोलिकुलर वेट से इसको यहाँ पर डिवाइड किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, चलो नोट करो फटाफट से मोलरिटी का। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, करिए। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% W/V of 10% W/V H2SO4 solution।
चलो साहब 10% W/V का H2SO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी आप निकाल के बताइए। वन निकालो। अरे इस पे ध्यान दो बेटा। W/V क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। W/V क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में? मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो कितने ग्राम है बताओ? 10 ग्राम। कितने ग्राम? 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, 100 ml। समझ में आ रही एक बात? ना आ रही? W/V का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज, यही तो होता है। और मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है कि सॉल्यूट कितने ग्राम में प्रेजेंट है, सॉल्यूट कितने ग्राम में प्रेजेंट है और वो कितने ml सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन में। यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में जो ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं वही डिनोट क्या करता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज डिनोट करता है। तो आपको इस वाली नंबर से यहाँ पर सब कुछ पता लगेगा। और इससे हमको पता लग रहा है कि ये क्या है भाई साहब? मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हमको क्या बता रहा है? देखो क्या बता रहा है हमको। 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रही एक बात? ना आ रही? यही तो बता रहा था मैं आपको। 10 ग्राम जो H2SO4 है वो प्रेजेंट है किस में? 100 ml सॉल्यूशन में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है गो। अरे वॉल्यूम कितने कहेगो सॉल्यूशन को? 100 ml होयो कि ना होयो। और H2SO4 की अमाउंट कितने कह गई? 10 ग्राम। अमाउंट ऑफ H2SO4 10 ग्राम, ठीक है ना। अब हमको मोलरिटी इसकी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाओ। मोलरिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट। क्योंकि सॉल्यूट के मेरे को क्या निकालना है? मोल निकालना है ना। ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में दे रखा है? मिलीलीटर में। तो गुणा कितने को कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 1000 पे जमा दो, संख्याओं को लिखो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना है H2SO4 का? अरे H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 हवाल तो बतायो। मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, 98 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml मल्टीप्लाई कितने कितने कर देंगे? 1000 थे। अब तो निकाल लो, अब तो निकाल दो भाई साहब। कितना आया? 100/98, यानी कि लगभग 1 मोल पर लीटर। मोलरिटी कितनी आ गई H2SO4 की?
लगभग 1 मोल पर लीटर आ गई। आ रही है कि ना आ रही? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई साहब, इसको नोट कीजिए फटाफट से। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन है मोलरिटी को, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मोलरिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। चलो इसकी मोलरिटी निकालो प्योर वाटर की। प्योर वाटर की मोलरिटी, तो देखो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बताओ? डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। समझ में आ रही है? कितनी है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब याद है हमको क्या पता, ये डेंसिटी आपको याद रखनी है, ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम वाटर डिजॉल्व है 1 ml वाटर में। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम वाटर डिजॉल्व है 1 ml वाटर में। आगे बात समझ में? इसका मतलब तो ये आता है निकल के। अब देखो मास ऑफ 1 ml वाटर, यानी कि 1 ml वाटर का मास कितना है? मास ऑफ 1 ml वाटर कितना है? 1 ग्राम। 1 ml, सॉरी यहाँ पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। डेंसिटी अगर प्योर वाटर की ये दे रखी है आपको, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट मीन्स मास ऑफ 1 ml वाटर, 1 ml वाटर का मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है। डेंसिटी जो आपको यहाँ पर दी गई है उसका ये मतलब होता है। ठीक है ना। तो अब आप देखो मास ऑफ वाटर बताओ कितना है? मास ऑफ वाटर कितना है बताओ? 1 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ कितना है? 1 ml। यही तो आ रहे हैं ना, वॉल्यूम 1 ml, मास कितना है? 1 ग्राम। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो सॉल्यूट है वो भी वाटर है, और सॉल्यूशन जो बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? वाटर का बन रहा है। तो अब आप इसकी मोलरिटी निकालिए। मोलरिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में, इनटू वो डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? वाटर। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml इंटू 1000।
यही तो मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब इस मोलरिटी के फॉर्मूला में आप जमाओ, देखो भाई साहब, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? वाटर। कितना है? 1 ग्राम पानी घुला हुआ है किसके अंदर? 1 ml पानी के अंदर, ठीक है ना। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 इंटू 1000 इंटू कितना आ गया? 1000। अब आप यहाँ पर आपको क्या मिल गया? सीधे सीधे 1000 डिवाइडेड बाई 18, और ये मोलरिटी इसकी कितनी आती है? लगभग 55.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम की दृष्टि से कि प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है। सीधे डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि राइट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोल पर लीटर, ठीक है ना। नोट करिए इसको फटाफट से भाई साहब और समझिए ढंग से, करिए नोट।